नमस्कार। रणभूमि 2024 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रणभूमि 2024 में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने वाले तीसरे चरण के चुनाव को लेकर, जहां क्या कुछ बीजेपी कांग्रेस के दावे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव में 2 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में तमाम राजनेता एक एक सीट जीतने के लिए पूरा दम दिखा रहे हैं। एमपी में बीजेपी की 29 सीटों के टारगेट को देखते हुए कांग्रेस भी व्यापक रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। ऐसे में चुनौती दोनों दलों के नेताओं के लिए है। तीसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, चाहे बात राजगढ़ की हो या विदिशा की। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, सागर, बैतूल सीट की हो, इस बार बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के बाद भोपाल में पीएम मोदी का रोड शो और अचानक अमित शाह और जेपी नड्डा का भोपाल पहुंचना, नेताओं के साथ मीटिंग करना कहीं ना कहीं बीजेपी को 29 सीटों का टारगेट पूरा करने को लेकर चिंता में डाले हुए है, जिससे लेकर कांग्रेस के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता मोदी की गारंटी के भरोसे के साथ जनता के बीच में है, तो वहीं कांग्रेस भी संविधान को बचाने की शपथ के साथ चुनावी रण में उतरे हुए हैं। लेकिन एमपी की रणभूमि में तीसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों की चुनौतियां कम नहीं है, लेकिन दावे बीजेपी और कांग्रेस के जीत को लेकर अपने अपने हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एमपी की रणभूमि, तीसरे चरण की चुनौती। लेकिन कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पे भाजपा के सांसद है, परंतु मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश की जनता ने इन सांसदों को भारी बहुमत से जीता के संसद तक भेजा, पर इन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रमुख योगदान नहीं दिया है, कभी भी क्षेत्र की समस्याओं को देश की संसद में नहीं उठाया है। तो आज जो क्षेत्र की जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। अब भोपाल की हम बात कर लेते हैं, यहाँ तो सांसद विहीन रहे विगत 5 वर्ष। यहाँ की सांसदों ने कोई भी क्षेत्र के विकास और जनता की भलाई के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। तो जनता की में नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बार बार मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है, परंतु उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री और उनके सभी वरिष्ठ नेताओं ने आह्वान किया था कि प्रत्येक बूथ पे 370 वोटों को बढ़ाना है, हर विधानसभा में 10% वोटों की वृद्धि करनी है, और जनता ने इसको सिरे से नकार दिया है, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चेतावनी है। मैं समझता हूँ 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो भाजपा के कदमों के नीचे से जमीन खसक चुकी होगी। मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है, मध्य प्रदेश की जनता समझदार है, मूल मुद्दों पर मताधिकार का उपयोग करेंगे, और मैं समझता हूँ निश्चित ही मध्य प्रदेश और देश में परिवर्तन होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व हमेशा मध्य प्रदेश के संगठन की प्रशंसा करता रहा है, चाहे संगठन के विषयों पर हो, सरकार के विषयों पर। और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और अमित शाह जी ने बार बार माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार की प्रशासनिक क्षमताओं की और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी की संगठन क्षमताओं की प्रशंसा करी। प्रधानमंत्री जी तो सार्वजनिक प्रशंसा करी और कहा कि ये दुबले पतले कद के हैं पर काम बढ़े, उनकी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि यदि राष्ट्रीय नेतृत्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश एक ऐसी सरकार और संगठन की इकाई होगी जिससे केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल प्रसन्न हो। नड्डा जी का कार्यक्रम लेट हुआ, सिरोंज का तो हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ पॉसिबल नहीं था, तो आपका भोपाल आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचता। नजदीकी हवाई अड्डा भोपाल का है। अमित शाह जी का कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित था। भारतीय जनता पार्टी में नियमित रूप से बैठक संवाद की नियमित प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया के तहत आए थे, और जिस लेवल के ये राजनेता है पूर्व निर्धारित दौरों के आधार पर भ्रमण प्रवास करते हैं, यात्रा करते हैं, कार्यक्रमों में संवाद करते हैं। तो आपने सुना, कांग्रेस का कहना है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो सभी चौंक जाएंगे, और सभी को पता है कि कांग्रेस क्या पर जीत का दावा कांग्रेस ऐसे कर रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन सभी की निगाहें तीसरे चरण पर है। कुछ महत्वपूर्ण सीटें भी हैं जिन पर सभी की निगाहें बनी हुई है, क्योंकि रोचक मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से सचिन वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से हिमानी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई, बहुत स्वागत है आपका। और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ी है। सीधा मुक्ता जी, मैं आप ही के पास आऊंगा। तीसरा चरण का इंतजार सभी को है, 2 दिन का समय रह गया है, और ऐसे में कई सीटें ऐसी भी हैं जो काफी हॉट सीट मानी जा रही हैं, चाहे विदिशा की बात कर ली जाए, राजगढ़ की बात कर ली जाए। फिलहाल क्या कुछ समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं और क्या कुछ जो दावा बीजेपी कांग्रेस कर रही है, मुक्ता जी, आपको नजर आता है? और आपके साथ सचिन जी भी मौजूद है, मैं चाहूंगा आप चर्चा को भी आगे बढ़ाएं। हाई 5 सीट है इस चरण में, गुना है, राजगढ़ है,
विदिशा है। विदिशा परंपरागत बीजेपी की सीट रही है, वहां से चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लड़ रहे हैं, तो बीजेपी आश्वस्त है कि वहां तो कमल खिलेगा। बस बात हो रही है कि कितने अधिक मतों से वो अपनी जीत दर्ज कराएंगे। गुना की बात करें तो गुना में हम लगातार देख रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया और उनका परिवार पूरा जुटा हुआ है, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, 1-to-1 मिल रहे हैं, वो लगातार संपर्क कर रहे हैं। तो यहां पे देखना होगा, ये तो जीत तो दर्ज हुई थी पिछली बार बीजेपी की, लेकिन इस बार ज्योतिराज सिंधिया की साख का भी सवाल है यहाँ पे। तीसरी सीट की अगर हम बात करें राजगढ़, तो राजगढ़ में वैसे ही समीकरण बन रहे हैं, वैसे ही बीजेपी एग्रेसिव मोड में है जैसे छिंदवाड़ा को लेके थी। कल स्वदेश न्यूज की टीम प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ थी, पूरा दिन हमने उनके साथ बिताया था। वो राजगढ़ की गलियों गलियों में घूम रहे थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, सब जगह बात कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह की मोदी की गारंटी है, क्या योजनाएं हैं और क्यों कमल को खिलाना है और किस तरह से दिग्विजय सिंह जो है उनको हराना है। तो ये 3 सीट तो हो गई, हाई प्रोफाइल सीट है। और लेकिन यहां पे एक बात और जो हमने नोट की है, पहले और दूसरे चरण की बात करें तो वोट प्रतिशत जो घटा उसको लेकर बीजेपी खासी चिंतित है। अब देखिए, जो अंदर खाने की खबर आ रही है, अमित शाह यहां पे आए थे, 2 टूक उन्होंने कहा था। जो खबरें आ रही है कि उन्होंने 2 टूक कहा है, जहां से कम वोटिंग होगा वहां के लोगों को मंत्री बनने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। अभी पिछले दिनों जेपी नड्डा भी आए थे, वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां भी उन्होंने बातचीत की। तो सब जगह ये एक कॉमन थ्रेड है, जो वोट प्रतिशत कम हो रहा। हालांकि बीजेपी इसको इस तरह से कह रही है कि नहीं, हमारे कार्यकर्ता तो निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं, कांग्रेस के नहीं ले रहे, निकल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश है। तो यहां 2 तरह की बातें हैं कि देखिए, एक तो जिस तरह से कांग्रेस के लगातार नेताओं को बीजेपी में ज्वाइन करा जा रहा था, तो उस क्या एक बात यह भी आ रही है, क्या बीजेपी के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं वो हताश हैं, वो घर से नहीं निकल रहे हैं, या बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है कि हाँ हम जीत रहे हैं इसलिए वोट प्रतिशत घट रहा है? क्या शादी का जो मौसम है इसके कारण वोट प्रतिशत घट रहा है? क्या गर्मी है उसके कारण ये हो रहा है? तो ये सारी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पे उसका मानना है कि अगर वोट प्रतिशत घट रहा है तो वो कांग्रेस के फेवर की बात है। लेकिन ये अभी सब आकलन है, एनालिसिस है। जी, निश्चित तौर पर जी, तमाम तरीके से वजह बताई जा रही हैं, लेकिन क्या कुछ जो तीसरा चरण है इसमें दिखाई देगा? अपने अपने दावे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं। मैं चाहूंगा चर्चा को आप आगे बढ़ाएं। और सचिन जी आपके साथ मौजूद है, क्या कुछ उनकी अभी की तैयारी है और क्या कुछ दावा वो करेंगे? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र के आगे जनता उनके समर्थन में है, और ऐसे में कांग्रेस दावा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सचिन जी से पूछ लेते हैं कि बीजेपी की अब रणनीति क्या है। जैसे वोट प्रतिशत को लेकर काफी चर्चा हो रही है कि बीजेपी इसको लेकर चिंतित है, किस तरह की रणनीति है? देखिए ऋषभ, अगर आप 2014 के चुनावों को देखेंगे तो उसके परिणाम ने भी ये बताया था कि देश में उस समय मोदी जी की लहर थी, और उसके अगर परिणाम और उस समय के जो वोट प्रतिशत का अगर आकलन इस समय के वोट प्रतिशत के साथ में किया जाए तो अगर आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो एकदम मैचिंग वोट प्रतिशत जो है वो चल रहा है। तो 2019 में जो था वो बालाकोट स्ट्राइक के कारण एक तरह से एक वोट प्रतिशत अचानक से जो बढ़ा था, 9 से 15% का वोट प्रतिशत जो है बढ़ा था पूरे देश में। तो इस तरह की जो स्थिति थी वो 2019 में थी। 2014 में हम वहीं पर आ गए हैं जहां पर मोदी लहर थी, और 2014 का जो एक माहौल था उस स्तर के ही वोट प्रतिशत इस समय पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस जो है उसके जो लोग हैं, उसके जो बड़े बड़े शीर्ष नेता हैं, वो रण छोड़कर भाग रहे हैं। राहुल गांधी अमेठी से भाग गए, अब रायबरेली से जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर प्रदेश में भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का कोई मूवमेंट यहां पर नजर नहीं आ रहा है। जबकि हमारे अगर नेता यहां चुनाव के मौके पर अगर आ रहे हैं तो उसको कांग्रेस अपनी खुद की जो कमियों को छुपाने के लिए हमारे नेताओं पर आक्षेप लगा रही है कि देखिए उनकी स्थिति खराब है इसलिए उनके नेता यहां आ रहे हैं। यानी आप ये देखिए कि वो अपनी जो कमजोरी है उसको अपनी स्ट्रेंथ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो इस प्रदेश में 20 साल से सत्ता से दूर हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अगर उनके शीर्ष नेतृत्व के अगर नहीं आ रहे हैं, नेता यहां पर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं और यहां प्रचार प्रसार में या जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी
कमजोरी नजर आ बिल्कुल रही सचिन जी, है। लेकिन कांग्रेस ने जो ये कह मान रही है लिया है लगातार कि देखिए उनके जो पास स्थिति खोने को बनी कुछ है, नहीं कहीं ना है। कहीं जो कम मतदान हुआ है उसको लेकर तो भारतीय जनता पार्टी में हलचल मची है। और साथ ही अब लगातार जो बयानबाजी का दौर बदला, प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलसूत्र का मुद्दा उठाया, काफी चर्चा उस पर रही। कांग्रेस का कहना है जब बीजेपी को समझ आ गया है कि 2 चरणों में बात इन मुद्दों से नहीं बनी है, इसलिए इस तरह के मुद्दे अब लाए जा रहे हैं और इन पर अब राजनीति आगे तेज होगी। देखिए, जो जितने भी मुद्दे हैं वो मुद्दे जो है अगर आपस की बयानबाजी जो होती है उससे वो मुद्दे खड़े होते हैं। अब इस समय हम अगर आप प्रदेश में देखें तो जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने ही एक जो है एक दलित वर्ग की महिला के साथ में एक अभद्र टिप्पणी जो कर दी है, तो एक ये भी एक मुद्दा खड़ा हो चुका है इस प्रदेश में कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो किस तरह की टिप्पणी करते हैं। अगर आप जैसे अगर हम अपनी आध्यात्मिक और सनातन की बात करें तो सरस्वती होती है हमारे यहाँ, सरस्वती माँ होती हैं, तो उसमें भी रस होता है। सरस्वती क्यों? क्योंकि मातृत्व होता है। तो मातृत्व का अगर आपका भाव होने के कारण उस जो हम माँ को इस रूप में मानते हैं कि वो मातृत्व है तो उनके अंदर रस है, वो सरस्वती हैं। तो जो जीतू पटवारी हैं वो एक मातृत्व का एक जो मातृशक्ति है उसका एक जिस तरह से अपमान कर रहे हैं इस प्रदेश में, तो वो पूरा एक जो मैसेज जा रहा है। तो कांग्रेस के नेता अगर टेंच माल बोलते हैं, आइटम बोलते हैं, तो इस तरह की जो महिलाओं के बारे में जो अभद्र टिप्पणी का जो एक सीरीज चल रहा है कांग्रेस के नेताओं का, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, आप अगर उनके शीर्ष नेतृत्व को भी देखने को मिली, इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। हिमानी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपने बड़े धैर्यपूर्वक तमाम बातों को सुना। जिस तरीके से अब तमाम मुद्दे तीसरे चरण को लेकर नजर आ रहे हैं, हाल ही में जीतू पटवारी के बयान को लेकर भी काफी सियासत गरमाई है, लेकिन मतदान प्रतिशत पर आप तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी को समझ आ गया है कि 2 चरणों में क्या कुछ हुआ है, उसी के चलते तमाम तरीके के बयानबाजी का दौर शुरू हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपके प्रत्याशी ही बीजेपी में चले गए हैं। तो कांग्रेस कैसे इन चुनौतियों का सामना कर रही है? क्या कुछ रणनीति आगामी समय के लिए कांग्रेस की जनता के बीच पहुंचेगी और क्या कुछ आप रणनीति बना रही हैं जिसको लेकर आप आश्वस्त नजर आ रही है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि आगे में जो तीसरा चरण है या फिर जो 29 सीटें हैं वहां पर आपकी सीटें ज्यादा रहेंगी? के बीजेपी में नेताओं के, कांग्रेस नेताओं के शामिल होने की बात है, तो उसके लिए तो आप इंदौर का कोई भी न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिए, आपको उसमें खुद भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता, सुमित्रा महाजन जैसी बड़ी नेता तक उसकी आलोचना करती हुई नजर आ रही है कि ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। और ये जो करने वाली टीम है ये ओरिजिनल भाजपा की टीम नहीं है। वैसे तो अब ओरिजिनल भाजपा कहीं देखने को ही नहीं मिलती है, क्योंकि उन्होंने इतने हद तक कांग्रेस के नेताओं को अपने अंदर शामिल कर लिया और उनसे इतने वादे कर दिए कि जो ओरिजिनल भाजपा के कार्यकर्ता और नेता थे वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गए और उनको सिर्फ दरी बिछाने का काम रह गया है। अगर कांग्रेस से इतनी ही दिक्कत है तो आपको क्यों हर कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता आप बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहे हैं और उनको आप अपने उसमें शामिल कर रहे हैं? कि आपके कार्यकर्ता आपको पूरे नहीं पड़ रहे थे, जीत नहीं दिलवा पा रहे थे, जो आपको इंदौर में इस तरह का षड्यंत्र रचने की जरूरत महसूस हुई? तो ये सब चीजें देख के आपको समझ में आएगा कि इन लोगों की वास्तु स्थिति इनको खुद को जमीन पे समझ में आ रही है कि इन्होंने जो भी जनता से वादे किए थे, जो भी चीजें लेकर ये 2014 में सत्ता में आए थे, उसमें से कुछ भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं। महंगाई जो आप फिर से वही बातें दोहराने की बात है कि जो 450 का सिलेंडर तब इन्हें महंगा लगता था, आज 1100 का मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के रेट की बात करें, खाने के तेल की बात करें, गेहूं की बात करें, चावल की बात करें या घर से जुड़ी हुई किसी भी चीज की बात करें, तो आपको समझ में आएगा कि महंगाई का स्तर ये हो गया है कि महिलाएं घर में परेशान हैं। कल हम एक डिबेट में गए थे तो एक बच्ची ने बड़े अग्रेशन के साथ एक सवाल पूछा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुझे अपने बारे में बात होती हुई दिखाई दे रही है और जो मेरी एजुकेशन की बात करेगा, जो मेरे रोजगार की बात करेगा, मैं उसकी तरफ क्यों ना देखूं और क्यों ना सोचूं? क्योंकि मैं किसी मंदिर के बाहर कटोरा लेके बैठने का काम तो नहीं कर सकती। तो मैं उसी चीज से मैं आप युवाओं की, आप महिलाओं की भावनाओं को समझ सकते हैं कि जिस तरह महंगाई से रोज रोज लड़कर हम घर को चलाने का काम कर रहे हैं, हम अपनी 10 चीजों में कटौती करते हैं कोई जरूरी चीजें पूरी करने के लिए। बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान हैं, अगर उन्हें मनमाफिक कोर्स करना है या किसी चीज में एडमिशन लेना है
तो वो अपने जीवन का करियर शुरू करने से पहले लोन में घिर जाते हैं, क्योंकि इस चीज लेकिन की हिमानी जी, आप तमाम और जो हम आपने खुद समझ मैनिफेस्टो सकते को हैं। बात करी, तमाम मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं, तमाम ऐसे आपके मुद्दों की जो एक झड़ी थी वो विधानसभा चुनाव में हमने देखी थी। आप बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे, एंटी इनकम्बेंसी है, आपकी जीत सुनिश्चित नजर आ रही है, लेकिन क्या वजह है कि आप जो दावे यहाँ पर करते हैं वो जमीन पर जब परिणाम की बारी आती है, और अभी जो समय चल रहा है काफी महत्वपूर्ण दौर है क्योंकि तीसरे चरण का मतदान है, ऐसे में आप तमाम दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये परिणाम में तब्दील नहीं हो पाते तो दावे का ज्यादा असर रह नहीं जाता है। देखिए, जैसे कि आप ये मानते हैं कि संविधान के साथ जिस तरह की खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे प्रत्याशी के नामांकन वापसी की बात हो, निर्विरोध चुनाव की बात हो, उसी तरह आचार संहिता के उल्लंघन की बात हो कि अभी लाडली बहना की किस्त आ जाएगी। सीधे सीधे पहले जो इन लोग ये पैसा और चीजें वोटर्स को लुभाने के लिए पहुंचा के चोरी छुपे पहुंचाते थे, अब वो डायरेक्ट खाते में खुलेआम घोषणा के साथ बैनर के साथ डालेंगे। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं, उसमें लाडली बहना की 1000 की किस्त चुनाव से ठीक पहले डाली गई थी। दूसरी चीज, अभी भी 4-5 तारीख में वो किस्त डालने की बात हो रही है, तो दूसरी पर आप ये बताइए कि उस 1000 रुपए की किस्त से बच्चों की फीस तो नहीं भरी जाएगी, 1 महीने का सिलेंडर आ जाएगा, बाकी का राशन तो नहीं आ जाएगा। तो इसके मुद्दे, लोकसभा के मुद्दे, और जिस तरह की आप वोटिंग प्रतिशत कम होने की बात कर रहे हैं, जिस तरह इन लोगों में खलबली मची हुई है, कांग्रेस को के कार्यकर्ताओं को दबाकर, धमकाकर, लुभाकर, किसी भी तरीके से, आप ये सोचिए इनका फोकस जनता से हटकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ हो गया है। तो आपको इस सबसे स्थिति समझ में आ रही है कि इनको अपने हाथ से चुनाव निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बौखलाहट इनके ठीक है सचिन जी, आपके पास आऊंगा, प्रतिक्रिया चाहूंगा। और साथ दिखाई दे रही ही है। जिस तरीके से वो कह रही हैं कि जनता का जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, जनता को वो पसंद आ रहा है, और जनता चाहती है कि कांग्रेस जो हमारे मुद्दे उठा रही है, इसलिए जनता उनके समर्थन में भी है, तमाम वो आश्वस्त इन बातों को लेकर है, क्योंकि मैनिफेस्टो का मुद्दा जमकर भी उठा था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभा में मैनिफेस्टो को लेकर तमाम तंज कांग्रेस पर कसे थे, लेकिन कांग्रेस अगर आश्वस्त है तो क्या आपकी रणनीति इसको लेकर क्या आप कहेंगे? देखिए, कांग्रेस के जितने भी मुद्दे हैं वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। अगर हम उनके साथ कंपेयर करें तो जब 2004 में वाजपेयी जी ने जब अपनी सत्ता का हस्तांतरण मनमोहन सरकार को किया था, उस समय में जो पेट्रोल था वो 26 रुपए प्रति लीटर था, और जब मनमोहन सरकार ने सत्ता का हस्तांतरण मोदी सरकार को किया तो वही पेट्रोल जो है 76 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा था। वहीं अगर आप मोदी सरकार, वाजपेयी सरकार का 2004 का गैस सिलेंडर का अगर रेट देखें तो वो 240 से 250 रुपए के आसपास था ऑन एन एवरेज। और जब उन्होंने ये सत्ता का हस्तांतरण करने के बाद में, जब मनमोहन सरकार ने मोदी सरकार को सत्ता का हस्तांतरण किया तो उसी समय ये गैस का सिलेंडर जो है 900 रुपए प्रति सिलेंडर था। तो जो गैस का सिलेंडर ही अगर आप देखें तो 240 से 900 पर हो गया। तो जो महंगाई की जो दर बढ़ी है वो कांग्रेस की सरकार में बढ़ी है। आज की तुलना में आज वर्तमान में जो 808 रुपए 50 पैसे में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, और वो जब मोदी सरकार को मनमोहन सरकार ने सत्ता का हस्तांतरण किया था तो 900 रुपए का था। तो जो महंगाई की दर जो थी वो 11% थी मनमोहन सरकार में। आज वो महंगाई की जो दर है सबसे लोएस्ट स्तर पर 4.9% पर स्थिर है। तो पूरे वैश्विक अगर आप स्तर पर देखेंगे तो महंगाई जो सबसे कम है वो भारतवर्ष में है। और अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार में ईपीएफओ के 1,80,00,000 अकाउंट जो है वो हर साल खुल रहे हैं। यूनिकॉर्न जो है 114 यूनिकॉर्न जो है इस देश में है। अगर आप स्टार्टअप्स की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स जो हैं इस देश में इस समय हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देखें तो हम विश्व में दूसरे नंबर की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडस्ट्री है इंडिया। तीसरी सबसे बड़ी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है विश्व की। चौथी सबसे बड़ा जो है हम स्टॉक एक्सचेंज है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये सब उपलब्धियों के साथ में आप रोजगार 20-22 लोगों के पास ही इकट्ठा हो गई है, बाकी जो 70 से 80 करोड़ लोग हैं वो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं। तो ये असमानता आय में बढ़ी है और ऐसे तमाम तरीके से आरोप लगाते आए हैं। और साथ ही जो लड़ाई फिलहाल दिखाई दे रही है कि लोकतंत्र को बचाने को एक और 400 पार की जो बीच की लड़ाई दिख गई है, इस बीच में कांग्रेस ने बड़ी मजबूती से ये जनता के बीच गई है और लोकतंत्र बचाने को लेकर एक मुहिम तेज हुई है और इसको लेकर एक लड़ाई बनी है कि बीजेपी का 400 पार है, कांग्रेस लोकतंत्र बचा रही है। तो इस चुनौती से कैसे आप निपटेंगे?
देखिए, लोकतंत्र की जो बात जो एक भय क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, 42वां जब संशोधन कांग्रेस ने किया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था 1976 में, इंदिरा सरकार द्वारा किया गया था जब आपातकाल इस देश में लागू था, तो उस 42वें संशोधन में यह संशोधन कर दिया गया था कि अगर कोई भी सरकार अगर संविधान में संशोधन करती है तो उसकी मीमांसा करने या उसको रिव्यू करने का जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहेगा। तो अगर वो अमेंडमेंट जनता पार्टी सरकार ने 44वें संशोधन में समाप्त कर दिया और पुरानी स्थिति को बहाल कर दिया, समझिए, अगर आप इस बात से समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस का वो अमेंडमेंट आज भी अगर चलता रहता तो यह स्थिति बनती कि धारा 370 के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं लग पाती, जीएसटी के खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं लग पाती, आज ईवीएम के खिलाफ में या चुनाव आयोग के खिलाफ में कोई पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं कर पाता। तो अगर लोकतंत्र को बचाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बचाया है। इस देश में अगर लोकतंत्र कायम है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण कायम है। आपके पास तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र बचाया है, तमाम बातें वो कह रहे हैं, आपातकाल का उदाहरण दे रहे हैं। और साथ ही एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश की अगर जिक्र करें तो जो 9 सीटों पर फोकस फिलहाल तीसरे चरण को लेकर है, क्या कुछ आप कहेंगे? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी काफी चर्चा में रहा था कि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को जनता इस बार विदाई देगी, तमाम बातें उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कही थी। इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, और जो बातें सचिन जी ने रखी हैं उस पर भी एक क्विक रिएक्शन आपका। देखिए, राजगढ़ दिग्विजय सिंह जी के दिल में बसता है और दिग्विजय सिंह जी के दिल में राजगढ़ बसता है और राजगढ़ के दिल में दिग्विजय सिंह बसते हैं। तो वहां से जनता क्या चुनेगी आपको 4 जून को पता चल जाएगा। राजगढ़ सीट पर आप किसी संशय की गुंजाइश ही मत रखिए। अभी गुना लोकसभा सीट जरूर टक्कर की समझ में आ रही थी कि लग रहा था कि वहां कड़ी टक्कर होगी। उसमें आपने एक सिंधिया जी का बयान सुना होगा कि मैं 5 साल यहाँ नहीं रहा, तो यहाँ बहुत भ्रष्टाचार अव्यवस्था हो गई। अब मैं तो आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद, वहां कांग्रेस के सांसद नहीं थे, केपी सिंह यादव ही के, आप भूल गए कि आप जो जिनके खिलाफ बोल रहे हैं वो आप ही की पार्टी के सांसद थे। उनके राज में इतना भ्रष्टाचार और ये सब चीजें आपने उनकी रानी साहिबा, महारानी साहिबा, उनका भी एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, वो आपने देखा होगा कि वो एक महिला से कहती हुई नजर आ रही है। वो अपने गांव में पानी की समस्या को लेकर उनके पास आई थी और उसने बोला था कि हमारे गांव में बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, और उनसे बोला कि आप आवेदन लिख के दीजिए, ये आपका काम है, मैं आपका काम नहीं करूंगी, अपना काम खुद करना सीखिए। तो वो महिलाएं आपके पास निमंत्रण देने नहीं गई थी कि आप आइए और यहाँ चुनाव लड़िए और यहाँ की समस्याएं लेके जाइए, आप खुद गई थी, आपने खुद उनसे समस्याएं पूछी थी। तो जनता को पहले भी उनके अहंकार का जवाब दिया था 2019 के चुनाव में, और इस तरह की अहंकारपूर्ण बातें जो वो अभी भी कर रहे हैं उसका भी जवाब जनता ठीक है, मैं इस पर देगी। प्रतिक्रिया उनसे लूंगा, लेकिन कितने आश्वस्त आप हैं, कितनी सीटें आपको तीसरे चरण में मिल रही हैं और पूरा 29 सीटों को क्या कुछ आपका दावा है? देखिए, आप यहाँ पर कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी और कुछ सीटें जैसे कि राजगढ़ है और गुना सीट है, ये सब आप कांग्रेस के खाते में आती हुई समझिए। ठीक है सचिन जी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस इन 2 सीटों पर तो आश्वस्त है, लेकिन बाकी सीटों पर भी कड़ाई के मुकाबले की बात कर रही है। और तमाम जो उन्होंने जिक्र किया, चाहे प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के उस वायरल वीडियो की बात वो कर रही हैं और सिंधिया के उस बयान की बात कर रही हैं कि 4-5 साल में भ्रष्टाचार हो गया, व्यवस्था व्यवस्थित हो गई, तमाम बातों को लेकर इसमें प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। राजगढ़ में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह जी, वो 10 साल जो है मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में राज कर चुके हैं। उसके बाद भी भोपाल सीट पर वो 3.5 लाख मतों से ज़्यादा मतों से वो हारे हैं। उसके बाद में दिग्विजय सिंह जी ने खुद एक बयान दिया था कि वो जहां भी कांग्रेस का प्रचार करने जाते हैं तो वहां कांग्रेस के वोट कट जाते हैं। तो ऐसे अगर राजनेता अगर राजगढ़ से वो खुद प्रत्याशी बन के लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको स्थिति आप समझ सकते हैं कि वो राजगढ़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और राजगढ़ में जो है इस बार वो निश्चित जो है हार का सामना करेंगे और बहुत अच्छे मतों से भाजपा वहां पर जीतेगी। और जहां तक गुना से हमारे प्रत्याशी जो हैं, पहले जो गुना में ज्योतिराज सिंधिया जी ने जब पिछली बार जब चुनाव लड़ा था उस समय उनके साथ मोदी जी नहीं थे। इस बार मोदी जी का और सिंधिया जी का दोनों का एक कॉम्बिनेशन है वहां पर, और एक जोश के साथ में जनता पार्टी वहां पर एक चुनाव लड़ने हम लोग जा रहे हैं। और जिस तरह का जो एक
कार्य करने की एक संस्कृति जो एक मोदी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिखाई है कि अगर वो कोविड का काल हो या ऐसी स्थिति हो जब वॉर लाइक सिचुएशन हो और उसमें वो वहां जाके यूक्रेन जाके और वहां के स्टूडेंट्स को वहां से लेके आते हैं, तो इस तरह की उनकी जो कार्य संस्कृति इस सरकार में रही है तो उसका उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और वो भारी मतों से जो है गुना में जो है इलेक्शन जीतेंगे। ठीक है, निश्चित पर देखना अब महत्वपूर्ण होगा। तमाम दावे आपके भी हैं, लेकिन मुक्ता जी आपके पास मैं आ रहा हूं। जिस तरीके से राजगढ़ और गुना को लेकर कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है, क्या कुछ आपको लगता है? समय कम है मुक्ता जी, संक्षेप में आप बताइए। बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा छिंदवाड़ा को लेकर जैसे बीजेपी एकदम एग्रेसिव मोड में है, ठीक वैसे ही राजगढ़ को लेकर है। अब तो नतीजे बताएंगे कि क्या होता है, जनता का रुख किस ओर रहता है। गुना में सिंधिया और उनका परिवार लगातार मेहनत कर रहा है। पिछली बार भी बीजेपी वहां से जीती थी और जिस तरह से सचिन जी ने कहा कि इस बार सिंधिया जी के साथ मोदी है और मोदी का अगर फैक्टर चलता है तो वो भी हम देख सकते हैं कि किसके और जनता किसको वोट देती है। तो ये इस तरह की पूरी बातें हैं। निश्चित तौर पर देखना पड़ा अभी भी कुछ परिणाम होंगे, लेकिन तीसरे चरण की जो लड़ाई है क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सभी मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव होना है, 9 सीटों पर लड़ाई देखने को मिल रही है और भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं, कांग्रेस भी अपने दावे कर रही है, लेकिन सभी के परिणाम जो आएंगे वो 4 जून को आएंगे। जब तस्वीर नजर आएगी तभी देखना महत्वपूर्ण होगा किसके दावे चले हैं, किसका मुद्दे जमीन पर पहुंचे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।